हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे आपका स्वागत करता हूं। आइए, भारतीय संसद का पार्ट सेकंड है। आइए दोस्तों, देखते हैं लोकसभा। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो ये हो सकती है दोस्तों आप इसका आंसर लगा लीजिए। तो इसका होगा 1 घंटा। बी होगा इसका 1 घंटा। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा होता है। 1 घंटा हो सकता है, जिसे 0 आवर्स भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर यह सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक यह समय होता है। शून्यकाल का यह नाम जो है दोस्तों, यह कब पड़ा था? तो 1960 और 1970 की शताब्दियों में समाचार पत्रों में तब दिया जाने लगा जब बिना पूर्व सूचना के और पीठासीन अधिकारी की अनुमति न देने पर भी सदस्यों द्वारा मामला उठाने की प्रथा विकसित हुई थी। सेकेंड है दोस्तों क्वेश्चन कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला है कि लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति या चौथा है राज्यसभा के सभापति। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लोकसभा के अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत किया जाता है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 22 सदस्य होते हैं। इनमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से होते हैं दोस्तों आपके 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तीसरा है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो ये दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि पहला है कि सभी राज्यों के सहमति से, दूसरा है कि बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, तीसरा है कि संबंधित राज्यों के सहमति से, और चौथा है कि बिना किसी राज्य की सहमति से। तो ये हो जाएगा इसका दोस्तों, आपका हो जाएगा 4, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। तो संविधान के अनुच्छेद 253 की बात की जाए तो इसमें उल्लेख है कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। कोई विधि भी बना सकती है, ये शक्ति है। संसद संघीय सूची के विषयों पर अनन्य आधिकारिकता रखती है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची को प्रविष्टि 14 में विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों के कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला है चौथा कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है। तो दोस्तों इसका देखते हैं ऑप्शन। तो 6 महीना, पहला है 6 महीना, दूसरा 4 महीने, तीसरा है कि 2 महीने, और चौथा है दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो गया है, 4 यहाँ होना चाहिए, 14 दिन तक। तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा ये आंसर डी। इसका हो जाएगा डी, यानी 14 दिन तक रोक सकता है। संविधान के अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 109(1) में अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा
धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा मात्र अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? कौन करेगा दोस्तों? कि पहला ऑप्शन देखते हैं, या प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या राज्यसभा का सभापति, या लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा दोस्तों इसमें से? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष होगा दोस्तों। तो इसके भी अनुच्छेद देख लेते हैं। ये अनुच्छेद होगा दोस्तों आपका 118(4) में के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कितने में करता है दोस्तों? अनुच्छेद आप याद करिएगा 118(4) में। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, 6वां क्वेश्चन है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई रेफर को कहा जाता है दोस्तों निर्दिष्ट कहा जाता है। निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन है पहला एक उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। दूसरा है कि उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। या तीसरा है कि सदनों का 2/3 बहुमत। या चौथा है कि सदनों का पूर्ण बहुमत। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पहला आंसर सही हो जाएगा इसका, कि उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत होता है। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 118, इनकी दोस्तों अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है 108। अनुच्छेद किस में है दोस्तों? 108 में कोई धन विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधेयक तक ही सीमित है। संविधान संशोधन हेतु यह लागू नहीं होती है। 7वां है दोस्तों कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? इसका देखते हैं आपका कब हुआ था। पहला ऑप्शन है कि दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। दूसरा है कि हिंदू कोड विधेयक के संबंध में। या तीसरा है कि बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में। या चौथा है कि स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दहेज उन्मूलन के विधेयक के संबंध में। तो भारत में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया गया, हम आपको अभी बताए हैं में वर्णित है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर 6 मई कब हुआ था दोस्तों? 6 मई 1961 को आयोजित की गई थी। यह प्रथम संयुक्त बैठक थी। और द्वितीय बैठक कब हुई थी? तो द्वितीय बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए 1978 में कब हुआ था दोस्तों? 1978 में हुआ था। और तृतीय बैठक पोटा सन 2002 में आयोजित किया गया था। तो पोटा को तीसरी बार में कब किया था कि दोस्तों? 2002 में। क्यों किया गया था? पोटा का ये मामला था। 8वां क्वेश्चन दोस्तों कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, या दोनों में से संसद के एक पटल पर, या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो ये दोस्त देखते हैं दोस्तों, आपका हो जाएगा कि कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक जो है दोस्तों केवल कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा में, और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी विधेयक मात्र राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि धन विधेयक केवल लोकसभा में और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी विधेयक मात्र राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, तो उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मतदान का अधिकार कैसे होता है दोस्तों। तो इसकी व्याख्या देखी जाए तो अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद कितने दोस्तों, तो अनुच्छेद है आपका 89(1) में 89(1) के अनुसार है। साथ ही अनुच्छेद 89(2) की बात किया जाए तो अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों से चुना जाता है। अनुच्छेद 54 की बात की जाए, अगर अनुच्छेद 54 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 54 क के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां क्वेश्चन कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है। तो भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है। पहला देखते हैं महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, दूसरा है कि भारत के वित्त मंत्री, तीसरा है कि अधिकृत मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों देखते हैं आपका, तो इस पे हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडियाँ निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। आई होप दोस्तों यह संसद का जो पार्ट सेकंड है आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। और यूपीपीसीएस का जो 11 अक्टूबर को पेपर होने वाला है और हाल ही में जो बीईओ का होने वाला है या ऑल स्टेट पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।